दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और इसको लिखा है R.K. लक्ष्मण ने। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले जो एक क्वेश्चन उठता है वो ये होता है कि जब महेंद्र अपनी गहरी नींद से जागता है तो उसे एक काले बादल का साया दिखाई देता है और वो पसीने से डर के मारे भर जाता है। तो एक्चुअल में क्या वो भूत था या फिर उसका कोई वहम? तो ये चीज़ जो है महेंद्र अपने एक फ्रेंड गणेश को बता रहा होता है। और महेंद्र जो है एक यंग अनमेरिड लड़का है और उसका एक कुक है जिसका नाम होता है ईश्वरन। और ईश्वरन का जो है एक स्पेशलिटी होती है कि वो जिस तरीके से अपनी स्टोरियों को गढ़ रहा होता है या सुना रहा होता है अपने ऑनर को, महेंद्र को, तो वो इस तरीके से सुनाता है कि मानो वो कहानी जो चल रही है वो उसकी आंखों के सामने हो। और महेंद्र भी उस चीज़ को बहुत इंजॉय करता था। तो उस रात की जो बात है वो महेंद्र अपने एक दोस्त को, गणेश को, बता रहा होता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि महेंद्र जो है उसका काम जो है अलग अलग जो फर्म होती हैं उसमें जो निर्माणाधीन जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जैसे कि फैक्ट्री, पुल, बांध, यहाँ जहाँ जहाँ ये सब काम होता था, इन कामों का निरीक्षण करना होता था कि क्या काम कहाँ चल रहा है। और उसकी जो पोस्ट थी वो जूनियर सुपरवाइज़र की थी। और ये काम के चलते उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था जैसे ही हेडक्वार्टर का ऑर्डर मिलता था, चाहे वो कोयले की खान के क्षेत्र से रेलवे के पुल वाली कंस्ट्रक्शन साइड हो। और वहाँ से कुछ महीनों के बाद उसे एक केमिकल प्लांट जो कि किसी जगह बनने वाला था वहाँ उसे पोस्ट कर दिया जाता है। महेंद्र कुंवारा था और उसकी ज़रूरतें जो थी बहुत ही कम थी। चाहे उसे कहीं भी भेज दिया जाए वो अपने आप को उस जगह के मुताबिक ढाल लेता था, चाहे वो कच्चा घर हो या पक्का घर। और उसकी जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और मूल्यवान जो चीज़ थी वो थी उसका रसोइया यानी कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। और ईश्वरन से महेंद्र को बहुत लगाव था, वो उसके लिए खाना पकाया करता था। और जहाँ महेंद्र जाता था वो भी उसके पीछे पीछे वहीं चला जाता था, मतलब जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो भी वहाँ उसके पीछे ही चला जाता था। और उसका काम क्या होता था, महेंद्र के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और रात में मालिक के साथ बातें करना। और उसकी जो स्पेशलिटी थी, जिसे मैंने पहले ही बताया है, कहानियों को गढ़ना, किस्से कहानियाँ उसके सुनाने का जो एक तरीका होता था वो ऐसा होता था मानो कि कोई रियलिटी चल रही हो किसी की आंखों के सामने। ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो अपने आप को जैसे उसका ऑनर है महेंद्र उसकी तरह वो भी ढाल लेता था। और उसे चाहे कहीं भी छोड़ दिया जाए महेंद्र के साथ, चाहे वो कैसा भी घर हो, चाहे वहाँ दुकानें हों या ना हो, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहीं से भी ढूंढ ढांड के सब्जियां खरीद के लेके आ जाता था और पका भी देता था 1 घंटे के अंदर। और महेंद्र को उसकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। महेंद्र सुबह जल्दी उठता और नाश्ता करने के बाद अपने साथ कुछ पका हुआ खाना लेके चला जाता था। और इसके बाद ईश्वरन क्या करता था, अपने छप्पर को साफ करता था जहाँ वो रहता था, अपने मालिक के साथ कपड़े धोता था और उसके बाद अपने सिर पर कुछ बाल्टियाँ उड़ेल कर आराम से नहाता। और उसके बाद पूरे समय एक प्रार्थना धीरे धीरे बुदबुदाता रहता था। कुछ समय के बाद दोपहर का समय हो जाता और फिर वो दोपहर का खाना भी बना लेता था। खाना खाने के बाद वो सोने से पहले थोड़ी देर के लिए कुछ किताबें पढ़ता था। और सैकड़ों पन्नों की लोकप्रिय तमिल रोमांचक जो उपन्यास है वो हुआ करते थे। और इसके साथ ही जो बुक्स पढ़ता था वो बहुत ही कल्पनात्मक होती थी और रचनात्मक, और ईश्वरन को रोमांच में बांधे रखती थी। महेंद्र बताता है कि ईश्वरन जो है वो बहुत सी जो किताबें पढ़ता था उसमें से वो बहुत सी कहानियाँ उसे सुनाया करता था। और ईश्वरन के खुद के जो किस्से हुआ करते थे वो भी महेंद्र को इतनी दिलचस्पी के साथ सुनाता था, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाता था कि महेंद्र जो है वो सुनकर मतलब कि उसका इंजॉय करता था। ये नहीं कि तू चुप हो जा, नहीं, वो उसको सुनता था, उसको अच्छा लगता था। तब होता क्या, वो बताता है महेंद्र कि उदाहरण के लिए अगर ईश्वरन को बोलना हो कि मैंने एक राजमार्ग पर उखड़ा हुआ पेड़ देखा और वो आँखों को उचित रूप से चाँप की तरह घुमाकर हाथों को नाटकीय तरीके से बताने का जो उसका तरीका होता है ईश्वरन का, वो तो वो कहता है कि उसने एक
राजमार्ग पर उखड़ा हुआ पेड़ देखा और वो सुनसान थी। यानी जिस सड़क पर चल रहा था वो सड़क सुनसान थी और वो बिल्कुल अकेला था वहाँ। ईश्वरन अचानक ईश्वरन बताता है कि उसने देखा कि जो एक बहुत बड़ी झाड़ीदार जानवर की तरह दिख रही थी। यानी जो पेड़ था वो उसे बहुत बड़ी एक जानवर की तरह दिख रही थी और वो इस तरीके से सड़क पर फैली हुई थी मानो कि कोई भूतिया कोई ऐसी चीज़ हो जो पड़ी हुई हो उसको डराने के लिए। फिर ईश्वरन कहता है कि पहले मैंने सोचा कि मुड़ के मैं वापस ही यहाँ से चले जाऊँ, लेकिन अचानक वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ओहो ये तो गिरा हुआ एक पेड़ ही था जिसकी शाखाएं सूखी हुई थी और फैली हुई थी। पर जो महेंद्र जो ये चीज़ें सुन रहा होता है वो अपनी कुर्सी से पीछे की तरफ फैल जाता है और इंटरेस्टिंग तरीके से ईश्वरन की जो कहानियाँ हैं उनको सुनता है। बेसिकली हम कहें कि जो ईश्वरन है उसका कहानी सुनाने का जो तरीका है बिल्कुल रियलिटी की तरह है। अब इसी के साथ साथ एक और वो कहानी शुरू कर देता है महेंद्र को सुनाना। वो कहता है कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ इमारती लकड़ियाँ जो हैं बनती थी। यानी वो शहर इमारती लकड़ियों के लिए मशहूर था और वो बताता है कि वहाँ सब और एक घना जंगल था और वहाँ जो लट्ठे हैं गाड़ियों में हाथी के द्वारा लादे जाते थे। अब वो कहता है ईश्वरन कि जो हाथी है वो एक विशाल जानवर है, उसे अच्छे से खिलाया जाता है, लेकिन जब वो हिंसक हो जाता है तो उसे एक अनुभवी महावत जो है वो भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इस कहानी के साथ ईश्वरन अपनी जो एक नई स्टोरी है वो शुरू करता है महेंद्र को सुनाना और जिसमें कि एक हाथी शामिल होता है। फिर ईश्वरन बताता है कि वो हाथी जो है एक दिन इमारती लकड़ी के गोदाम से भाग निकला और उसके तरीका क्या था सुनाने का कि वो इस तरीके से भागा झाड़ियों को कुचलते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए, शाखाओं को मनमाने तरीके से तोड़ते फोड़ते हुए इधर उधर भटकने लगा। और फिर वो कहते हैं ईश्वरन अपने मालिक से सर आप जानते हो कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन अपनी कहानी में और ज़्यादा उत्तेजना लाता है और फर्श पर उठता है और अपने पैरों को हाथी की तरह पटकने लगता है। वो नकल करके दिखा रहा होता है कि पागल हाथी किस तरीके से नकल मतलब इधर उधर घूमता फिरता है। वो उस तरीके की नकल करके अपने मालिक को दिखा रहा होता है। ईश्वरन स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए बताता है कि हाथी जो है उनके शहर के बाहरी इलाके में पहुंच जाता है और बाड़ों को माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ते हुए। और वो बताता है कि मुख्य सड़क पर जब हाथी आ जाता है तो वहाँ जो दुकानें होती हैं फल मिट्टी के बर्तन की कपड़े की उन सब की दुकानों को तोड़ता फोड़ता वो आगे की ओर हाथी बढ़ जाता है और लोग जो है इधर उधर भाग रहे होते हैं। हाथी अब ईंटों की दीवार वाले जो एक स्कूल की जो दीवार होती है उसको तोड़ते हुए अंदर चला जाता है जहाँ बच्चे खेल रहे थे और सभी बच्चे जो है अब अपने कक्षाओं में भाग जाते हैं, अपने कमरे बंद कर लेते हैं। और जानवर जो है बहुत तेज़ यानी जो हाथी है बहुत तेज़ चिंगाड़ मारता है और फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचता हुआ जो नेट होता है वॉलीबॉल का नेट उसको फाड़ता हुआ पानी के ड्रम को रोनता हुआ पिचकाता हुआ झाड़ियों को उखाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगता है। और इस दौरान जो स्कूल के टीचर्स हैं वो स्कूल की छज्जे पर चढ़ चुके थे और जहाँ से वो बिना किसी मतलब हेल्पलेस होके वो हाथी को इतना सब कुछ गलत चीज़ करते हुए वो देख रहे थे, नुकसान होते हुए अपना देख रहे थे। और जो मैदान है उस उधर एक भी आत्मा नहीं थी, मतलब एक भी व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ उस हाथी को छोड़कर। और सड़कें खाली थी और संपूर्ण शहर के निवासी जो है अचानक से गायब हो गए थे, ऐसा फील हो रहा था। ईश्वरन बताता है कि उस समय उस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है, वो बहुत छोटी कक्षा में होता है। तो ईश्वरन बताता है कि मैं क्या करता हूँ अचानक से मेरे अंदर एक शक्ति सी आती है और मैं अपनी जो टीचर है उनकी एक छड़ी लेकर सीढ़ियों से नीचे आता हूँ और जो हाथी गुर्रा रहा होता है उसकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ आता है। मतलब ऐसे बहुत ही ड्रामेटिकली तरीके से वो बता रहा होता है महेंद्र को। तो ईश्वरन कहता है कि मैं जैसे ही उसकी तरफ आता हूँ वो मेरी तरफ आता है, आंखों में आंखें देखते हैं, लाल होती एक दूसरे की आंखें। और उसके बाद वो क्या करता है ईश्वरन हाथी के तीसरे टखने के नाखून में तेजी से प्रहार करता है उस छड़ी से और वो जो जानवर जो हाथी जो है वो हक्का बक्का रह जाता है। फिर सिर से लेकर पैर तक हाथी कांपने लगता है और वो वहीं लुढ़क जाता है। ये सब चीज़ें ईश्वरन बताता है।
अब ईश्वरन अपनी स्टोरी को यहीं अधूरा छोड़कर बड़बड़ाता हुआ उठता है और गैस जलाने के लिए खाना गर्म करता है और वहाँ से कहता है कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। फिर महेंद्र जो है इंटरेस्टिंग तरीके से जो स्टोरी सुन रहा था अपने आप को बीच में अटका हुआ देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। और जब ईश्वरन खाना गर्म करके वापस आता है महेंद्र के पास, तब उसे महेंद्र को याद दिलाना पड़ता है कि तुमने स्टोरी को कहाँ पर छोड़ा था। फिर वो बताता है ईश्वरन कि उसके बाद क्या होता है कि जानवरों के डॉक्टर जो है आते हैं और जानवरों को होश में लाते हैं। मतलब जो हाथी बेहोश हो चुका होता है उसके लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है और फिर उस हाथी को होश में लाने के लिए दवाई वगैरह जो भी है दी जाती है। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उस हाथी को महावत के द्वारा जंगल में ले जाया जाता है। अब महेंद्र जो है ईश्वरन से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक हाथी को कैसे काबू में कर सकते हो। तो जो ईश्वरन है वो कहता है कि सर आप नहीं जानते, इसे जो है इस कला को जापानी कला कहते हैं और इसे कराटे या जू जित्सु कहा जाता है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। ये कला जो है एक एक स्थायी रूप से स्नायु तंत्र को सुन कर देती है। महेंद्र बताता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि वो ईश्वरन कोई ना कोई कहानी ना सुनाए और उसकी कहानी इतने साहसी पूर्ण कार्य से भरी हुई होती थी, भय रहस्य से, कि इतनी विश्वसनीय तरीके से उसे सुनाने का जो उसका तरीका होता था कि कोई भी व्यक्ति उसको सुनने से इनकार नहीं कर सकता था। और महेंद्र कहता है कि जब भी मैं उसकी कहानी सुनता था वो उसकी नकल कोई भी नहीं कर सकता था और उसके साथ सुनाने का तरीका ऐसा होता था कहानी कि मानो कि वो रियलिटी हो। महेंद्र कहता है कि उसके कमरे में ईश्वरन एक टेलीविज़न का काम करता था। मतलब कि टेलीविज़न ना होने की जो उसकी एक खलल थी कि वो ना है, टेलीविज़न नहीं है, तो उसकी पूर्ति वो ईश्वरन कर देता था। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा होता है तो ईश्वरन पूछता है कि सर, मैं आज के खाने में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार हम आज के दिन अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करते हैं। तो उस रात क्या होता है कि महेंद्र उस स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाता है क्योंकि वो उसे परमिशन देता है कि हाँ तुम बना लो। अब ईश्वरन की जानते हैं कि कुक की जो स्पेशलिटी है, खाना बनाने की जो कुशलता है, उसकी प्रशंसा भी करता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो खाना बनाने की कला है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का खाना। ये सब चीज़ें महेंद्र जो है ईश्वरन को बोलता है। फिर इतना बोलता है कि ईश्वरन अपनी जो स्टोरी है, मतलब अब उसने ये खाना क्यों बनाया था, वो कहता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनको खिलाने के लिए। अब वो उन्हीं से रिलेटेड स्टोरी जो है शुरू कर देता है। बहुत ही सुपर नेचुरल्स जो छोटी छोटी कथाएँ होती हैं उनके बारे में बातें करना वो महेंद्र को सुनाना शुरू करता है कि जो हमने एरिया घेर रखा है वो कब्रिस्तान पहले हुआ करता था और मैंने कई बार हड्डियों के कंकाल, खोपड़ी ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। पर मैं डरता नहीं क्योंकि मैं ब्रेव हूँ। और आप जानते हैं मैंने तो एक रात एक भयानक भूत को भी देखा है। वो लेडी का भूत है और जो कि पूर्णिमा की आधी रात को कभी-कभी दिखाई देता है। वो एक बहुत भद्दा सा जीव है। उसके बाल जो हैं चटाई की तरह हैं, सिकुड़ा हुआ चेहरा है और उसके हाथों में एक छोटा-सा बच्चे का कंकाल है जो उसने पकड़ा हुआ है। अब महेंद्र जो है गुस्से से जल्दबाजी से खड़ा होता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या ईश्वरन? भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये तो तुम्हारी एक कल्पना मात्र है। अपनी पाचन की जाँच कराओ, अपने सिर की जाँच कराओ, तुम ये जो बकवास कर रहे हो ऐसा चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। इतना कहकर महेंद्र जो है अपने कमरे में चला जाता है और ये सोचता है कि कुछ दिन ईश्वरन मुझसे गुस्सा रहेगा और फिर वो नॉर्मली सही हो जाएगा। बट जो ईश्वरन ये सब बातें उससे करता है, महेंद्र के दिमाग में ये दौड़ती रहती है, घूमती रहती है। और वो क्या करता है, महेंद्र जब भी रात में सोता है, बहुत ही मतलब कि अपने आप को मजबूत करके सोता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो ईश्वरन ने महेंद्र को बताई हुई होती हैं भूत के बारे में, वो चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। अब वो क्या करता है, जब भी रात को सोता है महेंद्र, तो अपने बिस्तर के साथ वाली खिड़की से अंधेरे में झाँक कर देखता है कि उसे कोई गतिविधि करती हुई, कोई आकृति, कोई इमेज घनी आकृति उसे दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन होता क्या है, टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी ही मीलों तक उसे दिखाई देती है और घना अंधेरा। और महेंद्र क्या करता है, जब भी पूर्णिमा की रात होती है तो उस रात तो उस खिड़की से झाँकने की कोशिश ही नहीं करता है। अब एक रात होता क्या है, महेंद्र जब सो रहा होता है तो अपनी खिड़की से हल्की सी कराहने की आवाज़
सुनता है। पहले तो वो सोच रहा था कि ये किसी बिल्ली की आवाज़ होगी जो कि चूहों को ढूँढ रही होगी, है या तो बिल्ली की कोई परेशानी होगी, इस तरीके से जो वॉइस आ रही थी। पर धीरे-धीरे जो वॉइस थी इतनी तेज़ थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी बिल्ली की है आवाज़। अब वो क्या करता है, बहुत मतलब डर तो लग रहा होता है उसे, क्योंकि वो जो ईश्वरन की स्टोरियाँ जो उसने सुनी है वो तो उसके माइंड में चल रही होती हैं। अब वो बहुत हिम्मत करके पहले सोचता है कि मैं देख तो लूँ, पर मुझे खिड़की के बाहर कोई ऐसी चीज़ ना दिखे जिससे कि मेरी दिल की धड़कनें रुक जाएं। पर बहुत हिम्मत के साथ उसको लगता है कि ये जो आवाज़ आ रही है वो किसी कैट की नहीं है, बहुत ही गले से कराहने की आवाज़ आ रही है। वो बहुत हिम्मत करके उस खिड़की के बाहर जैसे ही झाँकता है, झुकता है, तो वो देखता है कि सफ़ेद चाँदनी जो है बिखरी हुई है और ज़्यादा दूर तक जो है जैसे-जैसे देखता है, पर उसे बहुत ही नियर ही एक काली धुंधली-सी शेड दिखाई देती है, एक शैडो दिखाई देती है और उसने अपने हाथ में एक बंडल पकड़ा होता है। और महेंद्र जो है ये सब देखकर ठंडे पसीने के साथ हाँफता हुआ अपने तकिए पर वापस गिर जाता है। और जब वो धीरे-धीरे भूताहा मतलब वो जो उसके माइंड में जो भूत की चीज़ें चल रही होती हैं और साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ देख लेता है, तो वो इन सब चीज़ों को सोच रहा होता है कि ये चीज़ें क्या थी आखिरकार। लास्ट में वो अपने माइंड को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है ये मेरा कोई वहम हो, और वो अपने माइंड को समझाता है और सो जाता है। अब उस समय तक तो वो ठीक होता है। अब जैसे ही सुबह होती है, अपने आप को वो बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ी-सी भूल चुका होता है। नहाता है, नाश्ता करके बाहर निकलता है, अपनी जो पिछली रात की जो डरावनी एक याद थी उसको एंड करते हुए। ईश्वरन महेंद्र को उसका लंच देने के लिए गेट के पास खड़ा हो जाता है और महेंद्र से कहता है बहुत मूर्खतापूर्ण अपनी स्माइल के साथ कि सर, आपने रात को उस लेडी को देखा जिसने अपने हाथ में एक मरा हुआ बच्चा पकड़ा हुआ था? और ईश्वरन कहता है कि आप मुझसे तो गुस्सा थे जिसकी वजह से। तो फिर कहता है ईश्वरन कि मैंने भी वो आवाज़ आपके कमरे से आती हुई सुनी थी, और मैं जब दौड़ता हुआ आपके कमरे में आया, उस आवाज़ को मैं भी सुन रहा था कि वो चीज़ रियलिटी थी। और महेंद्र की रीढ़ की हड्डी जो है एकदम कँपकपा गई, और उसने ईश्वरन के इस जो सेंटेंस को पूरा करने का इंतज़ार नहीं किया। वो जल्दी से अपने दफ़्तर गया और अपने कागज़ सौंपे और निश्चित कर रखा था कि वो उस जगह को छोड़ देगा। और फाइनली उसने उस जगह को छोड़ने का निश्चय कर लिया।